Mode. For the Health Ministry weekly COVID briefing, we have with us Dr. V.K. Paul-ji, Member Health from Niti Aayog and Joint Secretary from Health Ministry, Shri Love Agarwal-ji. To start with, Shri Love Agarwal-ji will make a presentation on the status of COVID in the country, after which Dr. Paul will offer his overview on the COVID situation. We shall take few questions after that. Over to Shri Love Agarwal ji. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि हम सबको अवगत है कि हम लोगों ने देश में एक डिस्टिंक्ट पीक सितंबर में देखी थी, जिसमें कमी होते होते फरवरी तक केसेस 9,000 तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद सेकेंड वेव के समय पर हाईएस्ट पीक 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हुए। उसके बाद से कंसिस्टेंटली हम उस पीक में रिडक्शन देख रहे हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रॉक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, लेकिन साथ ही हम यहाँ भी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे। वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। यहाँ मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि ये जो 62 जिले हैं जहाँ पर 100 से अधिक केसेस आते हैं, वह भी बड़े लोकलाइज्ड एक लिमिटेड सेट ऑफ एरिया में ही पाए जा रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में इस तरह के जिले जहाँ से अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें 317 जिलों में ऐसे केसेस में कमी नोट की गई है। इसी विषय में एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। अगर आप देखें कि देश में आज भी चाहे केसेस कंसंट्रेटेड मैनर में पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। हमने आपको दर्शाया है स्टेट वाइज ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले 4 हफ्तों में केसेस में संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि एक मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से थोड़ी भी वृद्धि है तो यह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः केरला से 7 जिले हैं, मणिपुर से 5 जिले हैं, मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2 जिले, असम में 1 जिला और त्रिपुरा में भी इसी तरह से 1 जिला है। इसमें भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे हम केरला में मलापुरम जिला लें तो 28 जून से 4 जुलाई के समय पर जहां वीकली बेसिस पर हम देखें 1428 केसेस आए थे, तो अब अगर हम पिछले वीक का ब्यौरा देखते हैं तो पाते हैं वहाँ बढ़कर 2,270 यानी कि 1428 केसेस से बढ़कर 2,270 केसेस हुआ है, विच इज ए इंक्रीज बाय अराउंड 59%। दिस रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। सिमिलरली अगर हम दूसरा जिला ले त्रिशूर, तो जहां एक स्थाई पर वहां पर 1,299 केसेस एक महीने पहले उस हफ्ते में नोट किए गए, वह बढ़कर 1,889 केसेस यानी कि 45% इंक्रीज केसेस में नोट किया गया है। इसी तरह एर्नाकुलम देखें, जहां एक समय पर एक महीने पहले साप्ताहिक केसेस की संख्या 1,162 थी, वह बढ़कर अब 1,700 यानी कि 46% के करीब केसेस में इंक्रीज नोट किया गया है। इसी तरह कोट्टायम में 519 केसेस एक महीने पहले वीक में आए, तो वह बढ़कर 849 केसेस यानी कि 63% केस में इंक्रीज नोट किया गया 4 हफ्तों में। दिस रिमेन्स ए मेजर एरिया ऑफ कंसर्न एंड वी आर इन कॉन्स्टेंट डिस्कशन विद स्टेट कि हम कैसे कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, अर्ली डिटेक्शन पर काम करें ताकि यहाँ पर केसेस की संख्या को कम किया जा सके। इसी तरह
महाराष्ट्र में जैसे आप सबको अवगत है अधिक संख्या में केसेस आते थे। अभी भी वहाँ पर शोलापुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर 346 केसेस अगर एक महीने पहले साप्ताहिक आए थे तो वह बढ़कर 443 केसेस, यानी कि केसेस में अभी भी एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। इसी तरह मणिपुर में इम्फाल ईस्ट में 137 केसेस की बजाय 301 केसेस एक महीने में साप्ताहिक बेसिस पर नोट किए गए, जो 1.19 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न। इसी तरह मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में जहां 49 केसेस थे वह बढ़कर 103 केसेस हुए हैं, जो कि 1.1 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस विद इन 1 मंथ है। यहाँ मुख्यतः हमें सबको समझने की ज़रूरत है, जो कि हम इस मंच पर कंटिन्यूस बेसिस पर कहते रहे हैं, एक स्थाई पर काफ़ी हद तक केसेस में कमी आई है। करीब 90% केसेस पीक से नीचे हुए हैं। और साथ में हमने यह भी कहा है कि केसेस अभी लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में पाए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उन लिमिटेड ज्योग्राफी में कंटेनमेंट एफर्ट्स, रेस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन पर हमारा उसी हिसाब से कार्य चलता रहना जरूरी है, ताकि हम इन एरियाज में भी केसेस को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकें। जैसे हमने इससे पहले भी बात की है, हमारे पास जो सेकेंड वेव जब पीक में थी तो करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या हमारी हॉस्पिटल व्यवस्था के द्वारा देखे जा रहे थे, अब उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्रीज होते हुए देश में 4 लाख से भी कम केसेस, 3,98,000 केसेस इस समय एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते अब 97.4% हो चुका है। जरूरी है कि हम कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट करते रहें ताकि हम रिकवरी रेट में और वृद्धि पा सकें। इसी के साथ ही जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इंश्योरिंग कि केस क्रिटिकल ना बने और उसको समय पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो जहां एक स्थाई पर देश में 7 लाख के करीब टेस्ट एवरेज किए जा रहे थे डेली बेसिस पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख तक पहुंचे और अभी भी टेस्ट पर जबकि केसेस की संख्या में कमी आई है, तब भी देश में करीब 15.8 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। इसमें भी जबकि देश में ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन या जो हम कहें कि केसेस का कंट्रोल नोट किया गया, बट जैसे हमने इससे पहले भी बात की है कि जहां पर केस पॉजिटिविटी अधिक है, यानी कि वहां इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक है और वहां पर उसी स्थाई पर रेस्ट्रिक्शंस की बहुत अधिक ज़रूरत है, कंटेनमेंट पर फोकस और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जिससे पता लगता है कि अगर किसी जिले में केस पॉजिटिविटी अधिक थी तो वहाँ पर कंट्रोल में किसी तरह की रिलैक्सेशन आई है और हम आइडेंटिफाई करें उन क्लस्टर्स को जहाँ पर केसेस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ताकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ से कार्य किया जाए। आप सबको अवगत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने क्लियर गाइडलाइंस इशू की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी इशू की गई थी, कि जहाँ पर भी केस पॉजिटिविटी अगर अधिक हो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वहाँ पर इंश्योर किया जाए कि कंटेनमेंट पर उसी कठिनाई और कठिन चर्या से कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ आर टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 आप सबको अवगत है 75% वैक्सीन देश की फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को लगाए देने के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं और हम आप सबके सामने बताना चाहेंगे देश ने 44 करोड़ का आंकड़ा भी अब पूरा कर लिया है और 44.19 करोड़ वैक्सीन डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही जो इससे पहले भी कई बार हमने बात की है कि केसेस में कमी आई है, केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड लिमिटेड है, बट जैसे कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमेशा कहा जाता है नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। तो हम अगर ओवरऑल भी पूरे दुनिया की दृष्टि से भी देखें तो हम पा रहे हैं कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भी केसेस की संख्या में फिर से एक वृद्धि नोट की जा रही है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न, एंड हम लोगों को उसको समझकर अपने कंटेनमेंट एक्टिविटीज़, अपने मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पर उसी कठिनाई से, उसी कठोर संगति से कार्य करना है ताकि हम केसेस को कंट्रोल कर सकें। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 5,27,000 केसेस ऑन ए डेली बेसिस पूरे विश्व में अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
अगर इसी डेटा को हम कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कई देशों में बहुत अधिक केसेस में वृद्धि नोट की गई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 14 दिनों में केसेस में 1.4 टाइम्स वृद्धि नोट हुई है। फ्रांस में एज हाई एज 3.5 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट हुई है, यानी कि पिछले 14 दिनों में फ्रांस में जितने केसेस रिपोर्ट होते थे उसमें 355% की वृद्धि हुई है। इसी तरह इटली में 2.7 टाइम्स और जापान में भी 1.2 टाइम्स केसेस में वृद्धि हुई है। यह हम सबके लिए इंडिकेशन है कि हम अभी भी किसी स्थाई पर रिलैक्स नहीं हो सकते, हमें उसी तरह से कठिन चर्या कोविड मैनेजमेंट के लिए करते रहना है। जैसे कि हमने इस मंच पर भी इससे पहले कहा है कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज नॉट, तो हमें सतत प्रयास करना है कि हम वायरस से अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। अगर हम अपने आसपास के देशों में भी देखें तो हम पाते हैं कि चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, कि वहाँ पर काफ़ी अधिक केसेस संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं एंड ये हमारे नेबर्स हैं, तो इससे पता लगता है कि ज़रूरी है कि हम हर तरीके से अपने मैनेजमेंट पर उसी श्रद्धा से कार्य करते रहें। आज एक और विषय हम सब लोगों के लिए समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम कोविड को मैनेज कर रहे हैं, यह मानसून का सीज़न है। मानसून और जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर, ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। हम यह ध्यान रखें कि हम कोई इन्फेक्शन को आने का मौका ना दें, क्योंकि इससे क्लिनिकल मैनेजमेंट और पेशेंट आउटकम पर उसी स्थाई से एक और कार्य अधिक करना पड़ता है। इससे संबंधित गाइडलाइन पिछले वर्ष भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इश्यू की गई थी। हम आपके द्वारा फिर से ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि जन समुदाय के लेवल पर हमारी जन भागीदारी के रूप में, हमारे जन आंदोलन के रूप में हमें मॉनसून के समय पर भी किसी भी को इन्फेक्शन को आने से रोकना है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? जैसे हमने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में काम करेगा। हम यह ध्यान रखें, हम मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हम प्रॉपर सैनिटेशन को ध्यान में रखें, हम लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें और साथ ही हम कफ एटिकेट्स को प्रॉपरली फॉलो करें। इसके साथ ही जरूरी हो जाता है इस सीज़न में कि हम वेक्टर कंट्रोल यानी कि मच्छर के कंट्रोल से संबंधित भी कार्य करें। हमें जरूरी ध्यान रखें कि जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, कोई भी स्टैंडिंग वाटर ना हो जिसमें कि मच्छर पनप सकें और जिसके द्वारा मच्छरों से संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा रहे। इसी के साथ ही जब भी हमारे प्रांत में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो, हम तुरंत से तुरंत वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोविड-19 के द्वारा बचाने में अपने आप को सक्षम करें। जरूरी है कि हम इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो अप्रूव्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स हों या इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड हमारे बेड नेट्स हो या लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स हों, हम उनका इस्तेमाल करें ताकि मच्छर को काटने से हम बचा सकें। इसी के साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां जो कि कुछ प्रांतों में अधिकतम पाई जाती हैं, जैसे लेप्टोस्पिरोसिस हो गई या और भी मच्छरों से संबंधित बीमारियां, जिसके लिए एक बेसिक प्रिकॉशनरी टूल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर हम कपड़े पहने, हम पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि मच्छर हमें काट ना सके, या हम कंटेमिनेटेड वाटर से अपने आप को दूर रखें। इन प्रिकॉशंस को लेने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। इस समय पर जब हम इस पर कार्य कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमें कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो हमें अपने व्यवहार पर भी काम करने की उतनी ही ज़रूरत है। हमें कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाना है। हम फिर आपके द्वारा मंच से यही कहना चाहेंगे, हम मास्क को पहने, साबुन से हाथ धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और साथ ही मानसून के समय में जो एडिशनल प्रिकॉशन के रूप में हमें कार्य करना है कि हम उबला हुआ या साफ पानी पिएं, सब्जियों को खाने से पहले सही तरीके से धो लें और अपने आसपास के घरों में भी या किसी भी जगह पर हम मच्छरों को पनपने ना दें। धन्यवाद। May I request Dr. Paul Ji to give the overview, sir? धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में
पहली बारी जो एक चीज़ उभर के आई है कुछ दिनों के अरसे के बाद कि कुछ ज़िलों में पिछले 4 हफ्तों में डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज़ हमारे पास विजिबल हुई है, तो आज हमने उसको सामने चिन्हित किया है. इट मे बी अ चांस, इट मे बी ओनली एन एबरेशन, बट इट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि जिस ज़िलों में केसेस गिर रहे थे वहाँ पे बढ़ोतरी आई है. उनको लव अग्रवाल जी ने अच्छी तरह से डिटेल में समझाया ये लोकेशंस कहाँ हैं. फिर दर्शाता है कि वेव अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है. वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है, और जैसे कहा गया कि वी में बी टायर्ड बट वायरस इज़ परहैप्स नॉट टायर्ड. तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए इसकी तरफ देखना. इसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि 8 ज़िलों में बढ़ोतरी कम हो रही थी 10% पॉजिटिविटी की, और एडिशनल ज़िलों में पॉजिटिविटी बढ़ी है. फिर वही चीज़ दर्शाता है कि थिंग्स कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, वायरस बिहेवियर कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. Vulnerable population is still there across our nation. And although there is an increasing population receiving vaccination, still it is not a full guarantee. Also, at the level of state, in fact states, we have seen that there are still signs of concern. Manipur, Sikkim, Mizoram, Nagaland, Meghalaya, North East में हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा चली हुई है. और ये भी दर्शाया कि जिन ज़िलों में हम कह रहे हैं कि कॉज फॉर कंसर्न है मैप पे, वो सारे उस लोकेशन में हैं, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स केरल. सो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी वायरस का प्रकोप है. और अगर हम रिप्रोडक्शन नंबर पे जाएं तो वो 1 से ज़्यादा चला हुआ है. केरल में 1.2 के आसपास चला हुआ है. अगेन इट शोज़ that virus replication is going on, chains of transmission are going on. Somehow it is also cause for satisfaction in a way that the mortality, at least in Kerala, is not high. But the fact is that when there is so much of virus replication, there are problems, variants can emerge, other areas around these zillas can get infected, and vulnerable population at any part of our country remains susceptible. So we are again emphasizing the need for containment, need for COVID appropriate behavior, need to be vigilant, need to avoid unnecessary travel, need to avoid large crowds. ट्रैवल फालतू में नहीं करने की ज़रूरत, थोड़े दिन रुक सकते हैं अगर. भीड़ नहीं करने की ज़रूरत. मास गैदरिंग का कोई अभी टाइम नहीं आया है. लार्ज स्केल फेस्टिविटीज़ का अभी कोई टाइम नहीं आया है. सो वी आर हैप्पी कि कल की जो नंबर आज आया है हमें 30,000 से नीचे आया है, बहुत 132 दिन के लगभग बाद. लेकिन वी होप इट इज़ सस्टेन एंड वी होप इट विल डिक्लाइन फर्दर to a much lower level, and it is possible. Nonetheless, the first message is second wave is not over. Some areas continue to remain concerned. Some states in Northeast and our state in South, Kerala in particular, remains a cause for our concern and action. Second point emphasize करना चाहूँगा, वो एक्चुअली हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी क्लैरिफाई कर दिया है अबाउट दी वैक्सीन डोज अवेलेबिलिटी. 44 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुका है, और जो जिस प्लान से चले हुए हैं उस तरह का बाकी एडिशनल वैक्सीन सप्लाई चेन में है, और वो उसी प्लान के मुताबिक उपलब्ध कर दिया जाएगा. And therefore, we have a consistent progress with our vaccination program. In that regard, I like to emphasize that we are also now in receipt of another study, जो रियल लाइफ में दर्शाती है कि हमारे वैक्सीन्स कितने इफ़ेक्टिव हैं. ये स्टडी आज ही प्रारूप में आई है, सामने आई है.
This study has been conducted by our teams in the armed forces. Armed Forces मेडिकल कॉलेज जो है उनकी टीम ने करा है, और 15 लाख आर्म फोर्सेस के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको हम काउंट करते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई है। और ये कोविशील्ड वैक्सीन मिला उनको, और ये दर्शाया गया कि 93% रिडक्शन इन इन्फेक्शन हुआ जिनको वैक्सीन मिला। 93% प्रोटेक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 93% इन रियल लाइफ। आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स अवेलेबल, बट आई एम हैप्पी टू स्टेट दिस हियर फ्रॉम दिस पोडियम। फेथ आनी चाहिए, और ये सेकेंड वेव के दौरान की प्रोटेक्शन की बात है, विच इज़ ड्रिवन बाय डेल्टा वेरिएंट। कॉन्फिडेंस देता है और खुशकिस्मती भी है कि ये वैक्सीन हमारे प्रचंड है, चल रहे हैं। और अगर हम मोर्टेलिटी रिडक्शन देखें तो 98% मोर्टेलिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसा कि बार बार हमने यहाँ से कहा, दुनिया भर के ही वैक्सीन पूरी तरह से ये रूल आउट नहीं करते कि इन्फेक्शन ना हो आपको। जैसे कि यूके में भी देख रहे हैं वैक्सीन हाई हो गया फिर भी वेव ऊपर जा रही है, यूरोप में भी हो रहा है। सो वैक्सीनेशन इज़ नॉट अ टोटल गारंटी, इट रिड्यूसेस। इनफैक्ट यहाँ तो 93% रिडक्शन हुई है इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, इस पर्टिकुलर समूह है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उसमें तो 93% है। लेकिन उसमें लाइफस्टाइल भी एक अलग तरह का है, डिसिप्लिन भी अलग तरह का है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि 100% इन्फेक्शन ना हो ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं कहता, बट विच एवरी वैक्सीन इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली आवर ओन वैक्सीन शो दैट सीरियस डिजीज, द चांस ऑफ सीरियस डिजीज is nearly eliminated. The chance of death is nearly eliminated. And this particular study, I've been sharing these studies with you as they emerge, and says that chance of mortality is moved away to the extent of 98%, negligible. वो भी इसलिए होता है कि comorbidities होती हैं, situation कहीं खराब हो सकती है। So again, I urge you on behalf of the government and all of us that please be vigilant, be careful, have faith in vaccination, have faith in our vaccines, and continue to be careful in the weeks and months ahead. Thank you very much. Now, I call first 16 number. सर, नितेंद्र डीडी न्यूज़ से एक सवाल है कि जो लोग क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिए हैं उनको सर्टिफिकेट कागजों पे दिया गया है, लेकिन कोविन से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मंत्र रखेगा? देखिए, जिन लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पर उनको शुरू में पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट दिए गए थे, लेकिन बाद में यह विषय उठा कि क्या उनको भी कोविन से कवर किया जाए, क्योंकि मुख्यतः देश में सबको कोविन रिलेटेड QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। उस पर क्योंकि यह एक फीडबैक हम लोगों के सामने आया था, तो उसको दृष्टि में रखते हुए आज उसके विषय में ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। हमने ये कहा है कि ICMR ऐसे लोगों की लिस्ट एक टेम्पलेट में बनाकर हम लोगों को दे दे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, और उस लिस्ट के आने के बाद कोविन के द्वारा उनके सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे, और जनरेट करने के बाद जो भी लोग थे जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में उसमें पार्टिसिपेट किया है वह अपने अकाउंट के द्वारा उस सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल नंबर के द्वारा डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन दो विषय मैं आपको इस संबंध में बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट में, जैसे कि आप सबको अवगत है कि क्लिनिकल ट्रायल में कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है और कुछ लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी जाती है, तो सर्टिफिकेट केवल उन्हीं लोगों के जनरेट हो सकेंगे जिनको कि एक्चुअल वैक्सीन मिली है। इसीलिए हमने कहा है कि ICMR से वह डिटेल हमें मिले। साथ ही इससे लिंक्ड एक इशू है कि जो वैक्सीन जिसको हम देश में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे चुके हैं, क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बेसिस पर ही हम उन वैक्सीन्स को सप्लाई करते हैं, उन वैक्सीन की डोजेस को पब्लिक को दी जाती हैं, तो केवल उन्हीं वैक्सीन से संबंधित सर्टिफिकेट जनरेट किए जाएंगे। और साथ में जो ऑनगोइंग ट्रायल है, क्योंकि उस ट्रायल में हमें यह भी नहीं मालूम है कि किसको प्लेसिबो दिया गया है और किसको की जो वह पर्सन है जिसको एक्चुअल में वैक्सीन दी गई है, क्योंकि उस ट्रायल को हम भंग नहीं करना चाहते, उसको हम विशिएट नहीं करना चाहते,
तो उन लोगों को भी कवर नहीं किया जाएगा। यानी कि वह ट्रायल जो कंप्लीट हो चुकी हैं, वह वैक्सीन जो हमारे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का पार्ट है, उनको हम आईसीएमआर से डेटा लेते हुए जिन लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दी गई है उनको हम कोविन द्वारा सर्टिफिकेट देंगे। 50. What is the total number of vaccine doses that will be available in August, and what is the timeline we are looking at when the monthly availability will go up to 30 crore, which is what we will need if we are going to do 1 crore per dose, per day? We'll bring specific numbers to you, maybe in the next meeting, but we have the visibility of about 15 crore doses or so. But we could bring these numbers to you because these are, as you would appreciate, we produce and we inject. And when we produce, part of the vaccine is going through testing at our CDL lab, and the batches are released in a certain way. But yes, in terms of visibility, we are visualizing to the tune of about 15 crore. You are. So Sneha from India Today. My question is, what is the plan and whether there are specific instructions that have been given to states for reopening schools to prioritize vaccination for teachers, staff working at school, because I think that will be the direction that we would be looking at now. The decisions are largely being taken by the states. The overall approach from the central government, from time to time, there has been clarity on which broadly from the union government side, which students can come, in how many number they can come, and how do they reach out to the teachers. That guidance separately available on behalf of the union government. But yes, the state governments are taking their own decision. And also, as you know, that the current guidelines do allow accelerated vaccination for particular groups if the states so decide, for 18 to 44 in that sense. So you're right that some states are making these decisions on their own, and it is an important area of our work indeed, because schools have been closed for a long time. Society is concerned about the learning loss, but as you would appreciate, it is tightrope walking. It is not easy to expose. It's not an easy decision, because on the one hand there is a risk of exposure to the teachers, to the staff, and to children, and this has to be weighed against how to carry out teaching learning activities. What is very important is that when we open schools, when we even now open an opportunity for students, the SOPs are followed. The protection, self-protection, and the SOPs to conduct teaching, conduct interaction in a manner which is COVID appropriate remains of a paramount importance. Thank you. Last two questions, 116, I come back. Last. Sir, I'm Monica from the Hindu Business Line. Sir, some reports are saying that the vaccination for children will start from August. So I need clarification on this from the Health Ministry. And also ICMR was conducting a study on Delta Plus variant, if I'm not wrong. So can you share some findings from that study? सो मैम, जैसा आपको पता ही है कि जो हमारी कुछ वैक्सीन्स हैं, चाहे वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है या जाइडस कैडिला की एक और वैक्सीन है, उसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आएगा, रोबस्ट इनफ होगा, एक्सपर्ट्स डिसीजन के बेसिस पर वह डिसीजन लिया जाएगा कि उसको हम बच्चों के लिए अलाउ कर पाएँ। दूसरा, आपने डेल्टा प्लस के बारे में पूछा है, तो इसी मंच पर इससे पहले बताया गया था कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वह डेल्टा और जितने बाकी स्ट्रेन्स हैं, बोथ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उनकी थोड़ी एफिकेसी में एक माइनर चेंज नोट किया जाता है, लेकिन हमारी वैक्सीन सारी इफ़ेक्टिव हैं। और उस समय पर डायरेक्टर आईसीएमआर साहब ने ये भी बताया था कि डेल्टा प्लस के ऊपर उसकी एफिशिएंसी और उसकी एफिकेसी के ऊपर कार्य चल रहा है। वह कार्य पूरा हो चुका है, डेटा एनालिसिस चल रही है, और जैसे ही हमें उसमें क्लैरिटी आएगी हम आप सबको अवगत करेंगे। Last question, 105.
So, sir, there is one point of vaccination utilization in private hospital. Only 7% is utilized. State governments face a crunch. Why can't there be a rethink of the policy of private vaccination, private hospitals giving the unutilized stocks to the state government? Also, sir, the TB patients' numbers have come down. The deaths have increased in TB cases. How do you see this, Dr. Paul? So see, as far as overall policy is concerned, जैसे हम सबको मालूम है कि सबसे पहले हमने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे कि जब स्टेट से डिमांड आई थी उसमें कहा गया था कि स्टेट्स भी प्रोक्योर कर पाएँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ, और साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी एक मौका दिया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर का जो हम उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने वैक्सीन प्रोसेस को और वाइडर रीच दे पाएँ। उसके बाद मई के समय में हमने देखा कि हमारा ओवरऑल वैक्सीनेशन कम हुआ। सिचुएशन को समझते हुए एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया जिसमें यह तक डिसाइड किया गया कि देश का 75% प्रोडक्शन जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर कर फ्री स्टेट को प्रोवाइड करेगी और इन टर्न बाद में स्टेट के द्वारा लोगों को वह वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही जैसे कि हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर का नेटवर्क है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम अपनी आउटरीच बढ़ाएं, उसमें यह निर्णय भी लिया गया कि 25% के करीब जो प्रोडक्शन है वह उनको प्रोवाइड किया जाए। जहाँ तक यह विषय आपने रेज किया है कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन जो यूटिलाइजेशन है करीब 7% है, तो यहाँ आपको यह भी हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी कोई नया प्रोसेस शुरू करते हैं तो कुछ समय लगता है प्राइवेट सेक्टर को, और इससे संबंधित हमने यूनियन गवर्नमेंट के स्थाई पर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर डिटेल्ड विस्तृत इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। स्टेट से कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को ना तो केवल मोटिवेट करे बल्कि फैसिलिटेट भी करे ताकि प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन खरीद कर लोगों को प्रोवाइड करा सकें। इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी स्टेट को एडवाइस किए गए हैं कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा हॉस्पिटल मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से कम, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन में किसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को दिक्कत हो, उस टाइप की भी कोई छोटी परेशानी अगर आए तो उसको कैसे फैसिलिटेट करें, तो रिक्वायर्ड हैंड होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के साथ की जा रही है और हम ये विश्वास रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसको और आगे अच्छी गति से लेके जाएगा ताकि हमारी आउटरीच हो सके वह फर्दर वाइड हो सके। दूसरा इसके अलावा ये भी है कि जब हम ये 25% की बात करेंगे, यू सी इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना बन रहा है वो लग रहा है, और जहाँ उन्होंने मदद करनी है, भागीदारी करनी है, उसको और बढ़ाया जा सके, इसके भी एफर्ट किए जा रहे हैं। कंटिन्यूसली उस सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके प्राइवेट सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट है उसको एग्रीगेट करते हैं, उसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं। कॉर्पोरेट की तरफ से डिमांड आती है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इट इज़ अ पार्टनरशिप। एंड सेकेंडली, जो इस चैनल में जो रहा है उसको इवेंचुअली वो जो है वो मीट हो जाएगा, नहीं तो साथ साथ जितना भी अवेलेबल है वो सिस्टम में है, वो लगता है कहीं बैठा नहीं हुआ है वो डोसेस, वो भी जैसे जैसे बनता जा रहा है इस्तेमाल हुआ जा रहा है। जब ये पिकअप हो जाएगा ये उस तक आ जाएगा, लेकिन कोई कमी नहीं है यूटिलाइजेशन में, ये भी आप लेके चलिए। थैंक यू वेरी सो मच। मच। देखिए, अभी टीबी के बारे में आपने पूछा है, क्योंकि यह है सवाल जिसमें आप डेटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वह डेटा इमीडिएटली मेरे पास नहीं है, लेकिन क्यों इस विषय में हम लोगों ने, मैं बता सकता हूं कि पिछले साल भी और इस साल भी स्टेट के साथ विस्तृत चर्चा की है कि कैसे हम टीबी केसेस को वहाँ पर मॉनिटर करें, उनके रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो, उनके मेडिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से आपने डेटा संबंधित कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उठाए हैं, हम वह डेटा लाकर आप लोगों को सबमिट करेंगे।